कल ना ये पढ़ चुके थे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक का नाम? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली एटीपी बनता कैसे है। द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन करता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, एटीपी पहली बात तो प्लांट्स में बनेगा कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में। और इस एटीपी की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। लाइक इन रेस्पिरेशन, इन फोटोसिंथेसिस टू ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across a membrane। जैसे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था एटीपी कब बने थे? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटा था। उसके लिए पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना भी तो चाहिए ना। तो जैसे रेस्पिरेशन में हुआ था उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में भी बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बनेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो हमें मिलेगा एटीपी। क्या मिलेंगे? एटीपी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एटीपी बनने के लिए किसका होना जरूरी है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलेकॉइड। अब उस टाइम पे जो हमने रेस्पिरेशन देखा था वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बना था? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। कहाँ बनता है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। देयर इज वन डिफरेंस दो here the proton accumulation is towards the inner side of the membrane that is in the lumen। अब की बार जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है वो मेम्ब्रेन के इनर साइड में बना है। कहाँ बना है? मेम्ब्रेन के इनर साइड में, यानी किसकी तरफ? ल्यूमेन की तरफ। ठीक है, एक तो क्या है प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बना है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के भी इनर साइड में, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के भी इनर साइड में बना है, यानी कहाँ पे? ल्यूमेन में। कहाँ बना है? ल्यूमेन में। ये अगर हमारा क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में ये थैलेकॉइड है। ठीक है, थैलेकॉइड का ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा? ल्यूमेन। ये क्या है थैलेकॉइड का? ल्यूमेन। तो पहली बात तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है मेम्ब्रेन पे, और मेम्ब्रेन की भी कौन सी साइड पे? इनर साइड पे। इनर साइड पे कहाँ पे? किसकी साइड? ल्यूमेन की साइड। ठीक है, जो भी वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से प्रोटॉन बने थे या PqH2 से जो प्रोटॉन निकले थे वो सारे प्रोटॉन कहाँ पे जा रहे थे? ल्यूमेन में। कहाँ पे जा रहे थे? ल्यूमेन में। तो इससे बन गया एक प्रोटॉन ग्रेडियंट। In respiration, protons accumulate in the intermembrane space of the mitochondria when electrons move through the ETS। जबकि रेस्पिरेशन में क्या हुआ था कि जो प्रोटॉन्स इकट्ठे हुए थे वो इकट्ठे हुए थे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का मतलब क्या है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, वहां पे प्रोटॉन इकट्ठे हुए थे जबकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे किसके थ्रू? ETS के थ्रू। इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू मूव कर रहे थे? ETS के थ्रू। तो चाहे हमारा रेस्पिरेशन हो चाहे फोटोसिंथेसिस हो, एटीपी बनने के लिए किसका होना जरूरी है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का। किसका होना जरूरी है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का। लेकिन रेस्पिरेशन में ये ग्रेडियंट बनेगा, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये बीच का स्पेस क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो रेस्पिरेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जबकि फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनेगा? थैलेकॉइड की ल्यूमेन की तरफ बनेगा। ठीक है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ। Let us understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the processes that take place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause the proton gradient to develop। पीछे का जो भी हम पढ़ चुके ना, हमें वो देखना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट किस किस वजह से बना है। पहली बात, सबसे पहले क्या हुई थी? वाटर की स्प्लिटिंग। क्या हुई थी? वाटर की स्प्लिटिंग। तो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग है
ये होती है ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है? मेम्ब्रेन के इनर साइड में होगी। द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड। वाटर था हमारा, वाटर मॉलिक्यूल ने टूट के क्या बनाए थे? H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। क्या क्या बना था? H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बना था। ये H पॉजिटिव कहाँ चले गए थे? ल्यूमेन में। कहाँ चले गए थे? ल्यूमेन में। तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना उसका पहला रीजन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये स्प्लिटिंग होती है मेम्ब्रेन की इनर साइड पे। कहाँ पे होगी? मेम्ब्रेन की इनर साइड पे होगी। अब ये पढ़ चुके हैं सारा हम नोट्स में, ये तो बस रीडिंग करवा रही हूँ एनसीईआरटी की, सब कुछ समझ चुके हैं नोट्स में हम ये। सेकंड है, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम्स प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करेंगे तो प्रोटॉन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। एनसीईआरटी नाम नहीं देती पर लिखा सब हुआ है इसने कि जो पहला एक्सेप्टर था, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? मैंने नाम भी बताया तुम्हें। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पियोफाइटिन। कौन था? पियोफाइटिन। लेकिन पियोफाइटिन अपने से अगले को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। क्या देगा? हाइड्रोजन। क्या देगा? हाइड्रोजन। अगला एक्सेप्टर कौन था? प्लास्टोक्विनोन। कौन था? प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करेंगे, पहले कौन सा फोटो सिस्टम आया था? PS2। कौन आया था? PS2 आया था। तो इलेक्ट्रॉन जब PS2 के थ्रू मूव कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन्स का कहां ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर तो इलेक्ट्रॉन का था पर वो अपने अगले को क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। और ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, इंपॉर्टेंट बात है, ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे होता है। लोकेशन सारी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। प्राइमरी एक्सेप्टर कहाँ पे है? मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे। ठीक है, मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एक्सेप्टर इट टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इसने इलेक्ट्रॉन अपने से अगले को देगा, नहीं क्या देगा? अपने से अगले को हाइड्रोजन देगा। Hence this molecule removes a proton from the stroma। पर उससे पहले प्लास्टोक्विनोन को स्ट्रोमा से क्या निकालने होंगे? प्रोटॉन। समझ लिया था ना ये तो पूरा हमने, है ना। स्ट्रोमा से इसने हाइड्रोजन निकाल लेते while transporting an electron। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or the lumen of the membrane। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम ये कि प्लास्टोक्विनोन था, उसने पियोफाइटिन से तो क्या लिए? इधर से तो इलेक्ट्रॉन आया, पियोफाइटिन से तो क्या आया? इलेक्ट्रॉन। स्ट्रोमा से क्या है? H पॉजिटिव। स्ट्रोमा से क्या है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव और मिलके क्या बनाएंगे? H2 बन जाएगा। वो H2 ले लिया था प्लास्टोक्विनोन ने, PQH2 बन गया। पर प्लास्टोक्विनोन से अगला जो है उसको तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो PQH2 फिर से टूट जाएगा, PQ प्लस H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में। ये जो H पॉजिटिव बने ये अब किसके अंदर जाएंगे? ल्यूमेन में। कहाँ पे जाएंगे? ल्यूमेन में। तो दूसरा रीजन हो गया प्लास्टोक्विनोन का। ठीक है, समझ चुके हैं ये सारा, बस ओवरव्यू है। नेक्स्ट, द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये नहीं देखा था हमने, ये अलग पॉइंट है। देखो, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, पहली बात तो ये बताओ वो साइक्लिक में था या नॉन साइक्लिक में था? नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक में NADP रिडक्टेज नहीं था, इसीलिए वहां पे NADPH प्लस H पॉजिटिव। देखो, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा वाली साइड है वहां पे लोकेटेड होता है कौन? NADP रिडक्टेज। मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन की बात हो रही है? देखो, ये है हमारा, है ना। क्या बोला गया है इसमें कि NADP रिडक्टेज प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेन की आउटर साइड, स्ट्रोमा साइड पे। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा साइड पे। स्ट्रोमा क्या है? ये वाला पार्ट है ना, तो इस साइड पे प्रेजेंट होगा कौन?
NADP रिडक्टेज। कौन प्रेजेंट होगा? NADP रिडक्टेज। ठीक है, along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS1, protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus H plus। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन था? NADP प्लस। NADP प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका क्या हुआ? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। और NADP प्लस रिड्यूस होके क्या बना देगा? NADPH प्लस H पॉजिटिव। इसके पास H कहां से आए? स्ट्रोमा से। कहां से आए? स्ट्रोमा से। तो तुम्हें नहीं लग रहा स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम होते जा रहे हैं और ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन बढ़ते जा रहे हैं? ठीक है, दीज प्रोटॉन्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा। ये प्रोटॉन भी हमने कहां से निकाले हैं? स्ट्रोमा से निकाले। Hence within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number while in the lumen there is accumulation of proton। ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटते जा रहे। तो क्या बन गया? एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन गया अक्रॉस द थैलेकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज अ मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच इन द ल्यूमेन। जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन है वह उसके अक्रॉस क्या बन गया? एक प्रोटोन ग्रेडियंट। अब स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा में H पॉजिटिव क्या हो गए? कम। H पॉजिटिव कम तो स्ट्रोमा का पीएच H पॉजिटिव कम, H पॉजिटिव कम तो स्ट्रोमा का पीएच ज्यादा। और ल्यूमेन में H पॉजिटिव ज्यादा हो गए तो उसका पीएच कम हो गया। ल्यूमेन का पीएच क्या हो गया? कम। पीएच की टर्म्स में भी बोल सकते हैं। Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। ये gradient हमने क्यों बनाया है? क्योंकि ये gradient जब टूटेगा तभी बनेगा ATP। ठीक है, the gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of the CF naught of the ATP synthase। देखो रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था? F0 F1 पढ़ा था ना। उस F0 F1 को यहाँ पे हम बोलते CF0 और CF1। क्या बोलेंगे? CF0 और CF1, क्योंकि ये सब कहाँ पे चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। तो उसी को यहाँ पे बोल देते हैं CF0 और CF1। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता कब है? जब प्रोटॉन्स की मूवमेंट होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। किसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन आएंगे और किस तक जाना चाहते हैं? क्योंकि किसी भी चीज की मूवमेंट कहां से कहां होती है? हाई टू लो। हाई कहां पे है? हाई ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में, और लो कहां पे है? स्ट्रोमा में। तो थाइलेकोइड के ल्यूमेन में H पॉजिटिव हाई है और बाहर स्ट्रोमा में कम है, तो मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाएंगे ना प्रोटॉन। जो तुम ये सारे प्रोसेस पढ़ रहे थे, जो प्रोटॉन वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, वो सारे प्रोटॉन कहाँ पे आ रहे थे? प्रोटॉन इकट्ठे कहाँ पे हो रहे? थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। यहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारा पार्ट क्या है? स्ट्रोमा। क्या है ये सारा पार्ट? स्ट्रोमा है। अब ये मेम्ब्रेन किसकी है? थाइलेकोइड की। किसकी मेम्ब्रेन है? थाइलेकोइड की। तो ये H पॉजिटिव जब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है CF0। क्या प्रेजेंट है? CF0। और CF0 के पास एक एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है? ATP सिंथेज। एंजाइम का नाम क्या है? ATP सिंथेज। तो जब प्रोटॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे, पहले यहाँ ज्यादा थे और स्ट्रोमा में कम थे, तो अब जब ट्रेवल करेंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट नहीं जाएगा, है ना? जब ट्रेवल कर जाएंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट जाएगा, और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा है तो एटीपी सिंथेज क्या बना देगा? एटीपी। क्या बना देगा? एटीपी। एक एटीपी बनाने के लिए कितने H पॉजिटिव लेगा? ये 2 H पॉजिटिव लेगा। द एटीपी सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब एटीपी सिंथेज एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट ए लाइन अलग है यहाँ पे देखना। One called the CF0 is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. Other portion is CF1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर में कि बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें इसको। देखो बात हो रही है एक एंजाइम की। एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेज। अब इस एटीपी सिंथेज के 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2।
एक पार्ट है इसका CF0 और एक पार्ट है इसका CF1। क्या क्या है इसके पार्ट? CF0 और CF1। अब ये जो CF0 है ना, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब धसा हुआ है ना। तो CF0 थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ठीक है। और ये बनाएगा एक चैनल। क्या बनाएगा? एक चैनल। चैनल मतलब इसने एक गली बना दी जिसके थ्रू प्रोटॉन ट्रेवल करके जाएंगे। तो CF0 क्या बनाएगा? एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। मेम्ब्रेन के अक्रॉस इसने एक चैनल बना दिया। इस चैनल का काम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाना। चैनल का काम क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या फर्क होता है? देखो, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर कट गया वरना उसमें आते हैं ये दोनों। एक होता है हमारे पास डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है? कोई भी चीज एक जगह ज्यादा और एक जगह कम है। तो यहाँ क्या बन गया? एक ग्रेडियंट। क्या बन गया? एक ग्रेडियंट। तो जब भी कोई चीज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रेवल करती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब यहाँ पे अगर मैं इस रूम में परफ्यूम छिड़क दूं बहुत सारा, तो बाहर तक जाएगी नहीं उसकी फ्रेग्रेंस। क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पे वो चीज ज्यादा है और बाहर वो कम है, तो वो डिफ्यूज होके हाई टू लो चली गई। वो तो क्या है? डिफ्यूजन। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो अपने आप नहीं जा सकती हाई टू लो, तो वो करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब उनको कोई फैसिलिटी चाहिए, है ना। जैसे कोई प्रोटीन चाहिए जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सके, वो भी क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। पर वो फैसिलिटेटेड है क्योंकि वो खुद से नहीं हो सकता, किसी की हेल्प से होगा, ठीक है। हेल्प उनकी प्रोटीन कर सकते हैं या कोई और कर सकता है, ठीक है। तो ये जो CF0 है ये क्या बनाएगा? एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाएगा। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल करवाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या करवाता है? किसका करवाएगा डिफ्यूजन? प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स ज्यादा कहाँ पे हैं? ल्यूमेन में। कम कहाँ पे हैं? स्ट्रोमा में। लेकिन वो प्रोटॉन खुद से नहीं जा सकते। प्रोटॉन कोई गैस तो नहीं है ना कि खुद से चली जाएगी, किसी की हेल्प से जाएंगे प्रोटॉन बाहर। किसकी हेल्प से जाएंगे? CF0 की हेल्प से। किसकी हेल्प से? CF0 की हेल्प से। दूसरा पोर्शन है CF1। दूसरा पोर्शन क्या है? CF1 है एंड प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये प्रेजेंट होगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे। कहां पे होगा? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे। और आउटर सरफेस किसकी तरफ होगी? स्ट्रोमा की तरफ। आउटर सरफेस किसकी तरफ होगी? स्ट्रोमा की तरफ होगी, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ द gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase। अब ATP synthase का जो CF1 वाला पार्ट है, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा ना, यानी जब ये हाई टू लो वाला सिस्टम टूट जाएगा, तो CF1 में आता है कन्फर्मेशनल चेंज। क्या आएगा? कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशन का मतलब होता है शेप, है ना। जब उसकी कन्फर्मेशन में चेंज हो जाएगा तो इसकी वजह से जो एंजाइम है वो बना देता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे ATP। और ATP क्या होते हैं? एनर्जी पैक्ड, है ना। ATP एनर्जी किस फॉर्म में पैक करते हैं? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में, है ना। चलो बताओ, ATP सिंथेस के कितने पार्ट हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ATP सिंथेस के यूं ही लिखना तुम्हें अपने नोट्स में। दो पार्ट्स हैं ATP सिंथेस के। एक है CF0 और एक है C। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। अब CF0 जो है उसकी लोकेशन बताओ। हाँ, एम्बेडेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जैसे ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया हमारा थैलेकॉइड। तो ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है इसमें धसा हुआ है। कौन धसा हुआ है? CF0। तो एम्बेडेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये CF0 जो है ये बनाता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। क्या बनाएगा? एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाएगा। ये चैनल करवाता है डिफ्यूजन, पर वो सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा। क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाएगा। किसका करवाएगा? प्रोटॉन्स का। किसका करवाएगा? प्रोटॉन्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज्यादा थे, स्ट्रोमा में कम थे। तो ये प्रोटॉन एक चैनल के थ्रू जाएंगे। कौन सा है वो चैनल? CF0, ठीक है।
दूसरा पार्ट क्या है? CF1 है दूसरा पार्ट। CF1 जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जैसे हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया हमारा थैलेकोइड। अब थैलेकोइड की भी दो सरफेस होंगी, ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस की तरफ प्रेजेंट होगा कौन? CF1। कौन प्रेजेंट होगा? CF1। क्योंकि शेप कैसी होती है CF0 CF1 की? कुछ ऐसी शेप होती है ना, तो ये तो बना रहा है CF0। यूं ही रेस्पिरेशन में देखा था, ये CF0 तो धसा हुआ है मेम्ब्रेन में, और ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है। प्रोट्रूड करना मतलब बाहर की तरफ निकलना, ठीक है। तो ये चैनल तो हो गया CF0 और ये बाहर वाला पार्ट है CF1। हेड पीस किसको बोलते हैं? देखो, देख के बताओ, हेड पीस क्या है? CF1। तो जैसे अगर ये मेम्ब्रेन थी, मतलब ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये थैलेकोइड है, ठीक है। अब यहाँ पे यूं मेम्ब्रेन में तो धसा हुआ है कौन? CF0। और मेम्ब्रेन से यूं बाहर है कौन? CF1। और ये पूरा जो है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? ATP सिंथेज। ये पूरा क्या है? ATP सिंथेज है, ठीक है। अब ये जो CF1 है, ये किसकी तरफ प्रोट्रूड कर रहा है? किसकी तरफ निकला हुआ है? स्ट्रोमा की तरफ। किसकी तरफ है? स्ट्रोमा की तरफ। और प्रेजेंट कहाँ पे? आउटर सरफेस पे या इनर पे? आउटर, थैलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो ATP सिंथेज क्या बना देगा? ATP बना देगा, है ना, एनर्जी बना देगा। Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthesis। Chemiosmosis होने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? पहला है एक मेम्ब्रेन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक मेम्ब्रेन की। दूसरा जरूरत है एक प्रोटोन पंप की। दूसरा किसकी जरूरत है? प्रोटोन पंप की। तो यूं लिखोगे Chemiosmosis requires, फिर पहला मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटोन पंप, तीसरा प्रोटोन ग्रेडियंट और फोर्थ ATP सिंथेस। बताओ, Chemiosmosis requires first a membrane, second proton pump, third proton gradient और fourth ATP synthase। Energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen। अब thylakoid lumen के अंदर अगर हमें एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए, जैसे वाटर की स्प्लिटिंग हुई, वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बने? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन खुद तो ट्रेवल करके ल्यूमेन में नहीं जा सकते ना, उनको किया जाएगा पंप। क्या किया जाएगा? पंप। जैसे पूरी बॉडी में ब्लड कौन पहुंचा रहा है? हार्ट की पंपिंग हो रही है तभी ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी में। तो प्रोटॉन बन तो जाते पर उनको ल्यूमेन तक भेजता कौन है पंपिंग के थ्रू? प्रोटॉन पंप। कौन भेजेगा? प्रोटॉन पंप। और इसमें लगती है एनर्जी। क्या लगेगी इसमें? एनर्जी लगती है, ठीक है। दूसरा प्रोटोन ग्रेडियंट बनाया जाएगा, या प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन किसके अंदर बना था? थैलेकोइड के ल्यूमेन में, है ना। ATP synthase has a channel that allow diffusion of proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP। अब ATP सिंथेज के पास होता है एक चैनल। क्या होता है? एक चैनल। चैनल कौन सा था? ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल CF0। हाँ, CF0। चैनल कौन बना रहा था? CF0 बना रहा था। ये अलो करेगा प्रोटॉन्स का डिफ्यूजन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, वापस से मेम्ब्रेन में जा सके, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और फाइनली ATP सिंथेज क्या बना देगा? ATP बना देगा। Along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar। देखो, अब तक हमने क्या क्या बनाया लाइट रिएक्शन में? ATP बनाया है और NADPH बनाया। अब जैसे ही ATP और NADPH बनते हैं ना, इनका तुरंत यूज कर लिया जाता है बायोसिंथेटिक फेज में। कहाँ यूज किया जाएगा? बायोसिंथेटिक फेज में। और बायोसिंथेटिक फेज है हमारा डार्क रिएक्शन। हमने देखा था ना, डार्क रिएक्शन और कुछ नहीं है बल्कि लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना? ATP और NADPH। उसको अब बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज करेंगे, यानी
डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। और ये बायोसिंथेटिक रिएक्शन या डार्क रिएक्शन चल रही है स्ट्रोमा में। कहाँ पे चल रही है? स्ट्रोमा में चल रही है। और इस डार्क रिएक्शन की वजह से ही होगा CO2 का फिक्सेशन। क्या होगा? CO2 का फिक्सेशन। और CO2 फिक्स होके बन जाती है शुगर। CO2 फिक्स होके क्या बन जाएगी? शुगर बन जाएगी। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन पहली बात तो कहाँ पे चलेगी? स्ट्रोमा में चलेगी। उस डार्क रिएक्शन में हम यूज करेंगे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी ATP और NADPH को। डार्क रिएक्शन में हम CO2 को फिक्स करके बना देते हैं शुगर। क्या बना देंगे? शुगर। देखो, फोटोसिंथेसिस हमें पता है 2 स्टेजेस में होता है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हम खत्म कर चुके हैं। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना है हमारे पास? ATP बना है और NADPH बना है। अब वो यूज होते हैं वो डार्क रिएक्शन में। तो फोटोसिंथेसिस की दूसरी स्टेज क्या है? डार्क रिएक्शन। द टर्म डार्क रिएक्शन इज मिसनॉमर। जो डार्क रिएक्शन टर्म है ये एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब जो इसका नाम है वो इसका मतलब नहीं है। तो डार्क रिएक्शन जो टर्म है ये एक मिसनॉमर है, सिंस इट डज नॉट अकर नेसेसरीली इन द डार्क। जरूरी नहीं है ये डार्क में ही होगी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का जो बायोसिंथेटिक फेज है, बायो मतलब कुछ ना कुछ लिविंग है ना, यानी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ, और सिंथेटिक मतलब बनना, यानी कोई ना कोई बायोसिंथेटिक चीज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो बायोसिंथेटिक फेज है वो किस में आता है? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में अब हमारी शुगर बनेगी। ठीक है, ड्यूरिंग विच ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय यूटिलाइजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH। लाइट रिएक्शन में बना ATP और NADPH, उसको हम यूज करवाएंगे डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH यूज होके बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन में किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है। ग्लूकोज क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है ना, तो किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए हम डार्क रिएक्शन को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में बनेगा ग्लूकोज, लाइट रिएक्शन में बनेगा ATP और NADPH। occurs by Calvin cycle which can be supported by C4 cycle and CAM pathway। अब जो डार्क रिएक्शन है ना वो होती है कैल्विन साइकिल से। डार्क रिएक्शन किससे होगी? कैल्विन साइकिल से होगी। और कैल्विन साइकिल सपोर्ट होती है या तो C4 साइकिल से या कैम पाथवे से, या तो C4 साइकिल से या कैम पाथवे से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कितने स्टेजेस में हो रहा है? 2 स्टेजेस में, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है उसमें हमने देखा एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे बना था ATP और NADPH, यहाँ पे बना सिर्फ और सिर्फ ATP। ठीक है, अब ये जो ATP और NADPH यहाँ बना है ये यूज होगा डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH को यूज करके बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। इसीलिए डार्क रिएक्शन का नाम है बायोसिंथेटिक फेज। अब डार्क रिएक्शन जो है उसको सपोर्ट किया जाता है बाय कैल्विन साइकिल। किससे सपोर्ट किया जाएगा? बाय कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल जो है ये या तो होगी C4 या होगी कैम पाथवे। या तो होगा C4 के थ्रू या होगा कैम पाथवे। ये क्या है, कैसे है, ये देखते हैं अभी। देखो, पहले हमें पढ़ना है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल पे काम किया था एक इंसान ने, उस इंसान का नाम है मेल्विन केल्विन। क्या है नाम? मेल्विन केल्विन। और उन्होंने यूज किया था कार्बन का आइसोटोप। क्या यूज किया था? कार्बन का आइसोटोप। और वो आइसोटोप उन्होंने एल्गे में यूज किया था। किस में यूज किया था? एल्गे में। आइसोटोप मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि नॉर्मली जो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है? 12। नॉर्मली कितना होता है? 12। अब 12 से हटके अगर कुछ है तो वो बोला जाएगा उसका आइसोटोप, है ना। आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम हो पर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो, वही होता है ना आइसोटोप। तो मेल्विन केल्विन ने एक आइसोटोप लिया कार्बन का। कौन सा लिया? C14। और उसको यूज किया किसके अंदर? एक एल्गे के अंदर। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल इज 3-phosphoglycerate which is a 3 carbon compound, therefore it is also called as a C3 साइकिल। देखो, इस साइकिल का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा, इस साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है 3-phosphoglycerate। रफ कॉपी निकाल लो, साथ साथ लिखो।
C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? बेशक छोटा छोटा लिख लेना। केल्विन साइकिल का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या है? बोलो। 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और 3-फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। इसीलिए केल्विन साइकिल का एक और नाम है C3 साइकिल। केल्विन साइकिल का एक और नाम क्या है? C3 साइकिल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट जिसमें कितने कार्बन है? 3। Initially it was believed that since first CO2 fixation product of the cycle is 3 carbon compound, therefore acceptor of the carbon dioxide must be 2 carbon compound. But Melvin Kelvin discovered that the acceptor of CO2 is 5 carbon compound called ribulose 1,5-bisphosphate। देखो, पहले ये माना जाता था कि जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो मतलब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। अब 3 कार्बन का अगर है तो ये जो प्रोडक्ट बना है ना हमारा, ये CO2 को एक्सेप्ट करके बना है, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है? 3। देखो, पहले क्या माना जाता था वो देखना हमें। हम देख रहे हैं हमारी केल्विन साइकिल। क्या देख रहे हैं? केल्विन साइकिल का एक और नाम तो मैंने लिख दिया C3 साइकिल, ठीक है। अब C3 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट है हमारा वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। और ये प्रोडक्ट पता है कैसे बना होगा? ये प्रोडक्ट बना है CO2 को एक्सेप्ट करके। किसको एक्सेप्ट करके बना है? यानी CO2 फिक्सेशन से बना है। किससे बना है? CO2 फिक्सेशन। अब इसमें 3 कार्बन है और CO2 में 1 कार्बन है, तो यहाँ ऐसा क्या आया होगा? यहाँ कितने कार्बन वाला आया होगा जिसने CO2 को एक्सेप्ट करके 3 कार्बन बनाए? 2 कार्बन वाला। तो पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ जरूर कोई ना कोई 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, तभी तो उसने CO2 को एक्सेप्ट करके कितने कार्बन वाला बनाया? 3 कार्बन वाला। ये पहले की बात थी। पहले ऐसा मानते थे कि CO2 को किसने एक्सेप्ट किया होगा? एक 2 कार्बन कंपाउंड ने एक्सेप्ट किया होगा, तभी बना है 3 कार्बन कंपाउंड। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ जो कंपाउंड आएगा वो है 5 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। उसका नाम है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। देखो, पहले क्या माना जाता था कि सिंस फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट कितने कंपाउंड का है? कार्बन का है? 3 कार्बन का। यानी जो एक्सेप्टर रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो पक्का 2 कार्बन का कंपाउंड रहा होगा। लेकिन मेल्विन केल्विन ने पता किया कि CO2 का एक्सेप्टर है 5 कार्बन का। CO2 का एक्सेप्टर कितने कार्बन का है? 5 कार्बन वाला कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। बायोमोलिक्यूल्स में जब मैंने राइबोज पढ़ाया ना तो उसी के साथ राइबुलोज पढ़ाया था, है ना। राइबुलोज में कितने कार्बन होंगे? 5। और बिसफॉस्फेट मतलब कितने फॉस्फेट होंगे इसमें? 2 फॉस्फेट, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक 5th पोजीशन पे। नाम तो मुश्किल नहीं है ना, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। राइबुलोज मतलब 5 कार्बन, बिसफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक 5th पोजीशन पे, ठीक है। एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन। अब CO2 का ऐड होना मतलब कार्बोक्सिलेशन। CO2 का ऐड होना मतलब कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है केल्विन साइकिल में, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। अब जब बायोमोलिक्यूल्स में रुबिस्को पढ़ाया ना तो मैंने कहा था पूछूंगी इसमें। रुबिस्को की स्पेशल प्रॉपर्टी बताना। मोस्ट अबंडेंट है, पर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या रुबिस्को की? फुल फॉर्म बताओ रुबिस्को की। बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी ये CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी। ये थी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। राइबुलोज का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, रुबिस्को का राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेशन हुआ उसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? रुबिस्को। फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा जो एंजाइम मिलता है हमें वो कौन सा है? रुबिस्को। कौन सा है? रुबिस्को। इट इज फाउंड इन द स्ट्रोमा, ठीक है। रुबिस्को कहाँ मिलता है? स्ट्रोमा में। वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है रुबिस्को की? स्ट्रोमा।
ठीक है, लेकिन ये स्लोएस्ट एंजाइम है। रुबिस्को क्या है? स्लोएस्ट एंजाइम। मिलता तो सबसे ज्यादा, जो चीज सबसे ज्यादा मिलती है वो स्लो है ना? तो रुबिस्को क्या है? स्लोएस्ट एंजाइम है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? दैट इट्स एक्टिव साइट बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। एंजाइम है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगी? एक एक्टिव साइट। तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट CO2 से भी बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकती है। However, its affinity for CO2 is more. लेकिन इसकी एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है? CO2 के लिए। अगर एक जगह पे CO2 भी है और O2 भी है तो ये किससे बाइंड करना चाहेगा? CO2 से। किससे बाइंड करना चाहेगा? CO2 से। पर कर सकता है O2 से भी, लेकिन O2 से सिर्फ तब करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। लेकिन इसकी इच्छा तो क्या है? ये हमेशा किसके साथ बाइंड करे? CO2 के साथ। जब CO2 कम होगी तो बेचारे को मजबूरी में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना पड़ेगा। Therefore, it can bind to oxygen only if CO2 concentration is very less. ठीक है? देखो, हमने क्या पढ़ा है? कार्बोक्सिलेशन। क्या पढ़ा है? कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन में CO2 को एक्सेप्ट किसने किया है? हाँ? रुबिस्को ने नहीं, इसको एक्सेप्ट किया है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ने एक्सेप्ट किया, जिसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ठीक है। एंजाइम कौन सा लगा है यहाँ पे? रुबिस्को। कौन सा एंजाइम लगा है? रुबिस्को एंजाइम लगा है। प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? पहला 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। रुबिस्को की स्पेशल प्रॉपर्टी, CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी। पर एफिनिटी ज्यादा किसके लिए? CO2 के लिए। इससे सिर्फ तब बाइंड करेगा जब CO2 कम होगी, इससे सिर्फ तब बाइंड करेगा। ठीक है। तो देखो, केल्विन साइकिल में ना स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स है केल्विन साइकिल में। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन देखते हैं हम। कार्बोक्सिलेशन में क्या लिया? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। उसमें क्या जुड़ी? CO2। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? रुबिस्को की प्रेजेंस में। तो यहाँ बीच में जो बनता है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, तुम सीधा ये याद रखो। अब CO2 जुड़ के बना है फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। पर उसमें तो कितने कार्बन है? 3। और यहाँ कितने कार्बन हो गए? 5 इसके और 1 इसका। कितने हो गए? 6। मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? 2। कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? 2। आया समझ? C3 साइकिल का या केल्विन साइकिल का पहला प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से, जिसमें कितने कार्बन है? 5 है ना। और वो 5 कार्बन जुड़े CO2 से। 1 कार्बन CO2 का, 5 वो, टोटल कार्बन 6 है ना। टोटल 6 है, यहाँ पे 3 वाला बना है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब C3 साइकिल का पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। दूसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज by utilizing the product of light reaction। ये वो स्टेप है जिसमें बनेगा ग्लूकोज। इस स्टेप में क्या बनता है? ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या थे? ATP और NADPH। अब रिडक्शन जो है ना वो ग्लाइकोलिसिस का बिल्कुल उल्टा है। जिसको ग्लाइकोलिसिस आता है उसके लिए रिडक्शन बहुत आसान है। ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में क्या बना था? पायरुविक एसिड बना था ना। अब जो ग्लाइकोलिसिस जिसको याद है उसके लिए बहुत आसान होगा रिडक्शन। देखो, हमारे पास है ना 3-फॉस्फोग्लिसरेट से, चलो याद है 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहाँ पे था? अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हम चले, 3-फॉस्फोग्लिसरेट पे अगर हम एक जगह और फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से पहले वहां पे आया था 3PGL। क्या आया था? 3PGL। फिर 3PGL, वहां 3PGL से पहले क्या था? धाप। और क्यों? क्योंकि वहां धाप भी किस में कन्वर्ट हो गया था? 3PGL में। अब धाप और 3PGL कहां से आए थे? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से पहले था ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज 6
फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से पहले क्या था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पहले वहां क्या था? ग्लूकोज। मतलब यहां से लिखना शुरू करना और पहुंच जाना तुम 3 फॉस्फोग्लिसरेट तक। 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्यों लिया सबसे पहले? क्योंकि कार्बोक्सिलेशन में क्या बना है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। देखो, for fixation of one CO2 molecule, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required. अगर हमें एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करना है, CO2 को फिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? बाहर से CO2 लेते हैं और अपने अंदर बना देते हैं ग्लूकोज। क्या बना देते हैं अपने अंदर? ग्लूकोज। तो उस CO2 को फिक्स करेंगे तभी ग्लूकोज बनेगा ना। तो अगर हमें एक मॉलिक्यूल CO2 का फिक्स करवाना है तो एटीपी कितने लगेंगे? 2। एटीपी कितने लगेंगे? 2। और NADPH भी कितने लगेंगे? 2। Therefore, for fixation of 6 molecule of CO2, अगर 6 CO2 के मॉलिक्यूल फिक्स करने हैं तो एटीपी कितने लगेंगे? 3 CO2। मैं कह रही हूँ एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 एटीपी लगते हैं, तो 6 CO2 फिक्स करने के लिए कितने एटीपी लगे? 12। कितने एटीपी लगे? 12। और NADPH भी कितने लगेंगे? 12। कितने NADPH लगेंगे? 12। 5वीं में एडमिशन ले लो तुम। देखो, कार्बोक्सिलेशन में क्या बना था? ध्यान से देखो बेबीज को। कार्बोक्सिलेशन में क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमें बनाना है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, है ना? यानी एक जगह पे और फॉस्फेट ऐड करना। तो ये फॉस्फेट कहां से आएगा? एटीपी से। कहां से आएगा? एटीपी से। कहां से आया फॉस्फेट? एटीपी से आया। ठीक है, उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से हमें बनाना है 3PGL। क्या बनाना है? सब कुछ हम 2-2 लेते चल रहे, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन में कितने बने थे? 2। सब कुछ 2-2 लेते चल रहे हैं। अब इससे बनाना है 3PGL। अब 3PGL जो है ये कैसे बनेगा? NADPH जो है वो दे देगा अपने हाइड्रोजन। क्या दे देगा अपने? हाइड्रोजन। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3PGL बनेगा, पर इसके साथ साथ फॉस्फेट भी निकालना होगा। वो फॉस्फेट किसकी फॉर्म में निकलेगा? H3PO4 की फॉर्म में। अब 3PGL चेंज हो जाएगा धाप में और 3PGL में। ठीक है, और ये कहां से बने थे? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से। अब यहाँ एक फॉस्फेट निकालना है, वो फॉस्फेट निकलेगा किसकी फॉर्म में? H3PO4 की फॉर्म में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, उससे बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और उससे बनेगा ग्लूकोज। यहाँ भी फॉस्फेट निकलेगा किसकी फॉर्म में? H3PO4 की फॉर्म में। अब देखो भाई, लिखते हैं खुद से, बताओ। कार्बोक्सिलेशन में हमें क्या मिला था? हमें मिला था 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिला था हमें। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल मिले थे इसके? 2। कितने मॉलिक्यूल मिले थे? 2। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे एक जगह और फॉस्फेट ऐड करना है। कौन सी जगह पे ऐड करना है फॉस्फेट? फर्स्ट। तो बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट आया फर्स्ट पोजीशन पे कहां से आया है? एटीपी से। कहां से आया है? एटीपी से आया है। कहां से आया है? एटीपी से आया है। ठीक है, अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के भी कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? ध्यान से देखो इस चीज को, कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? 2 बने होंगे। एक पे अगर ऐड करना है तो एक एटीपी लगा। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 चाहिए, तो कितने एटीपी लगेंगे यहाँ पे? 2। कितने एटीपी यूज हुए? 2 एटीपी यूज हुए। बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, बाद में लिखना। 2 एटीपी यूज है भाई, जिसको खुद नहीं पढ़ना हो दूसरों को पढ़ने दे प्लीज। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से हम निकाल लेंगे फॉस्फेट। ना कोई क्या? देखो, कार्बोक्सिलेशन से क्या बना था? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल बने थे? 2 मॉलिक्यूल बने थे। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे हमें एक जगह और फॉस्फेट ऐड करना है। कौन सी जगह है? फर्स्ट पे। तो वो फॉस्फेट कौन देगा? एटीपी। एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी लगा, पर मॉलिक्यूल तो कितने बनेंगे? 2। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितने एटीपी? कितने एटीपी यूज हुए अब तक? 2 एटीपी यूज हुए। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से हमें क्या बनाना है? 3PGL।
क्या बनाना है? 3PGL 3PGL बनाना है। 3PGL अगर हमें बनाना है तो हमें इसको देना होगा हाइड्रोजन। क्या देना होगा? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन देगा NADPH। कौन देगा? NADPH NADPH देगा वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर निकाल लोगे NADPH से तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका? और ये ऑक्सीडाइज होके बना देगा NADP प्लस। क्या बना देगा? NADP। इसने अपने हाइड्रोजन दे दिए किसको? इसको। और इसको देके क्या बना दिया? 3PGAL। पर 3PGL के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? अब एक के लिए एक NADPH लग रहा है तो दो बनाने के लिए कितने NADPH लगेंगे? दो। अब तक कितने NADPH यूज हुए? दो। अब यहाँ पे फॉस्फेट कितनी जगह था? दो जगह। पर यहाँ पे कितनी जगह? एक। मतलब एक फॉस्फेट निकल गया होगा। वो फॉस्फेट हमने दे दिया H3PO4 को। किसको दे दिया? H3PO4 यानी यहाँ पे क्या निकल गया? एक मॉलिक्यूल H3PO4 का। अब हमें मिल गया दो मॉलिक्यूल 3PGL के। तो ये 3PGL कन्वर्ट हो जाएगा किस किस में? धाप में। और 3PGL में। किस में? धाप में। और 3PGL क्यों? क्योंकि ऊपर 3PGL के कितने मॉलिक्यूल थे? दो। एक ने बना दिया धाप और एक रहा 3PGL ही रहा। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फ्रक्टोज 1,6-phosphate फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएंगे। ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हमें निकालना है फॉस्फेट। क्या निकालना है? phosphate वो हम निकालेंगे H3PO4 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? H3PO4 तो बचा सिर्फ क्या? fructose 6-phosphate हाँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचा सिर्फ। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? glucose 6-phosphate ग्लूकोज 6-phosphate 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। तो फॉस्फेट तो निकल गया, वो किसकी फॉर्म में निकलेगा? H3PO4 की फॉर्म में। ये जो सारे स्टेप है ये है रिडक्शन के। किसके हैं ये सारे स्टेप? इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। अब बताओ, रिडक्शन में हमने एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स किया है। CO2 मॉलिक्यूल कहाँ आया था? पहले कार्बोक्सिलेशन में आया था ना। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जुड़ा था CO2 से, मतलब CO2 वहां से आ रहा है। उस CO2 ने क्या बनाया था? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसको यहाँ तक फिक्स करने में कितने ATP लगे? दो। कितने ATP लगे? दो। NADPH कितने लगे? दो। कितने NADPH लगे? आया रिडक्शन समझ? तो C3 साइकिल के दो स्टेप हमने कर लिए। पहला था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा था रिडक्शन। रिडक्शन इज रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। अगर 6 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करना है तो कितने ATP लगेंगे? 6 को। 6 के लिए 12। NADPH कितने लगेंगे? 12। अब थर्ड स्टेप है रीजनरेशन C3 साइकिल में। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स रीजनरेशन ऑफ राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट सो दैट CO2 कैन बी एक्सेप्टेड। अब हमने तो यूज कर लिया राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को, और भी तो CO2 आ रही है ना, तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? इसीलिए हम RUBP को रीजनरेट करते हैं। क्या करते हैं? रीजनरेट, ताकि और जो CO2 आ रही है उसको भी एक्सेप्ट किया जा सके। तो इसमें होगा रीजनरेशन। किसका होगा रीजनरेशन? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का। रीजनरेशन रिक्वायर्स द कंजम्पशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। रीजनरेशन में लगता है 1 ATP। रीजनरेशन में कितने ATP लगेंगे? 1 ATP लगेगा। अगर हम ओवरऑल केल्विन साइकिल की बात करें तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए लगते हैं 3 ATP। कितने ATP लगते हैं? 3। सिर्फ रिडक्शन में एक CO2 के लिए लगते हैं, सिर्फ रिडक्शन में 2 ATP। ओवरऑल केल्विन साइकिल में एक CO2 के लिए लगेंगे 3 ATP, 2 रिडक्शन में और 1 रीजनरेशन में। ठीक है। एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। NADPH तो बस रिडक्शन में लगे हैं, तो एक CO2 के लिए पूरी केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH लगेंगे। ठीक है। तो अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल के थ्रू लगते हैं 18 मॉलिक्यूल्स ATP के और 12 मॉलिक्यूल्स NADPH के। NADPH के कितने मैम? बताते ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो। C6H12O6। मतलब इसमें कार्बन कितने हैं? 6। कितने कार्बन है? 6।
तो CO2 भी कितनी लगी होंगी? 6। मतलब ये किससे बना है, कितनी CO2 से बना है? जब 6 CO2 फिक्स हुई है ना, तब जाके बना है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब एक CO2 के लिए रिडक्शन में कितने एटीपी लगे थे? 2। रिडक्शन में कितने एटीपी लगे थे? 2। और रीजनरेशन में कितने लगे? 1। रीजनरेशन में कितने लगे? 1 एटीपी। मतलब पूरी केल्विन साइकिल में कितने एटीपी लगे एक CO2 के लिए? 3 एटीपी। पर CO2 एक ग्लूकोज के लिए कितनी चाहिए? 6। कितनी CO2 चाहिए? 6। तो एक CO2 के लिए 3 एटीपी, तो 6 CO2 के लिए 6 3 जा 18। एक CO2 के लिए 18 एटीपी, एक ग्लूकोज के लिए, सॉरी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए? 18। क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 CO2 चाहिए। ठीक है, तो एटीपी कितने चाहिए? 18। पर NADPH सिर्फ हुए थे किसमें यूज? रिडक्शन में। NADPH सिर्फ रिडक्शन में यूज हुए थे। अब एक CO2 के लिए कितने NADPH यूज हुए थे? 2। कितने NADPH? 2। पर CO2 कितने चाहिए? 6। तो NADPH कितने यूज हुए होंगे? 12। NADPH कितने यूज हुए? 12। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केल्विन साइकिल के थ्रू हमें बनाना है ग्लूकोज। क्या बनाना है? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 लगती हैं। ठीक है, 6 CO2 लगती हैं, तो टोटल NADPH हमें चाहिए 12 और टोटल एटीपी हमें चाहिए 18। टोटल एटीपी कितने चाहिए? 18। बस एक बार इसकी साइकिल देख लो, इतना ही करेंगे आज। देखो, हमारे पास शुरू में क्या लेके चले थे हम? RUBP। ठीक है, RUBP बोल रही हूँ इसको, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। RUBP था हमारे पास शुरू में, उससे हुआ क्या? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन से क्या बना था? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो केल्विन साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना? 3PgAl। क्या बना? 3PgAl। और इसके लिए यूज हुए 2 एटीपी और 2 NADPH। फिर 3PgAl फाइनली बना देगा, या तो ग्लूकोज बनाएगा, या सुक्रोज बनाएगा, या स्टार्च बनाएगा। 3PgAl से ही बने थे ना ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स, सॉरी। अब 3PgAl जो है, उससे हमें फिर से बनाना है राइबुलोज 5-फॉस्फेट। क्या बनाएंगे? राइबुलोज 5-फॉस्फेट। ये बनेगा रीजनरेशन से। किससे बनेगा? लेकिन हमें तो क्या चाहिए? राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अब राइबुलोज 5-फॉस्फेट तो बन गया, तो एक जगह और फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। वो फॉस्फेट कहाँ से लेके आएंगे? एटीपी से। कहाँ से लेके आएंगे? एटीपी से। तो हमें मिल गया राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो रीजनरेशन में सिर्फ कितना याद रखना है? 3PgAl था, 3PgAl से क्या बनेगा? राइबुलोज 5-फॉस्फेट। राइबुलोज 5-फॉस्फेट से फिर से बनेगा राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। यहाँ पे कितने एटीपी लगेंगे? 1। रीजनरेशन में कितना एटीपी लगा? 1 एटीपी लगा। ये हमने दोबारा बनाया क्यों है? ताकि हमारी CO2 दोबारा एक्सेप्ट हो सके, क्योंकि CO2 को एक्सेप्ट किसने किया था? RUBP ने। ठीक है, तो रीजनरेशन में दोबारा क्या बनता है? RUBP।